अस्सलाम वालेकुम। आप देख और सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपकी मुलाकात उन बाहिम्मत और बासलाहियत अफराद से करवाएं जिन्होंने अपनी मुनफरिद सोच से कामयाब कारोबार किया और कामयाबी का सफ़र तय किया, ताकि हम उनकी जर्नी के बारे में जान सकें। और अगर आप भी कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप भी इस तरह की कोई टिप्स, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर से मिलवाया है इस प्रोग्राम में, तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो मेरी मेहमान है बहुत बासलाहियत खातून है। उनका नाम है एमन मंसूर साहिबा। एमन मंसूर साहिबा के बारे में आपको बताती चलूँ कि उन्होंने कॉलेज के ज़माने से ही कारोबार की जो दुनिया में अपना कदम रख दिया था और मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स में भी पार्टिसिपेशन वो करती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना एक यूनिक टैलेंट जो है वो इस दौरान डिस्कवर किया और वो टैलेंट है क्रोशिया आर्ट। जी हाँ, वो अपना एक बिज़नेस भी जो है ब्रांड अपना जो चला रही हैं। इंस्टाग्राम पे उनका एक पेज भी मौजूद है जिसका नाम है मेलो मफिन्स। अच्छा, उनके बिज़नेस के बारे में वो तो आपको मज़ीद तफसील से भी बताएंगी कि वो क्या क्या करती हैं, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत खिलौने अपने हाथ से भी बनाती हैं। और ना सिर्फ ख़ुद ये चीज़ करती हैं, ये काम कर रही हैं, बल्कि इस फ़न को वो दूसरों तक भी पहुँचा रही हैं, दूसरों को भी ये चीज़ सिखा रही हैं। तो बहुत ही क्रिएटिव जो है ख़ातून, बहुत जो है जो बहुत अच्छी फ़नी महारत भी रखती हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फ़न को जो है वो डिस्कवर किया और मज़ीद लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंचा रही हैं। को जो है उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। एमन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एमन, जैसे कि आप बहुत ही एक तख्लीकी काम कर रही हैं, बहुत क्रिएटिव काम है, तो ये बताइएगा कि आपको इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली और ये बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अक्सर हम ये भी सुनने में आता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से एजुकेशन आपको इंस्पायर भी करती है। तो ये बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आपने कॉलेज से ही स्टॉल्स वगैरह लगाना शुरू कर लिए थे। हाँ, अच्छा, ये बात आपने सही बोली है कि किसी जगह पे कहीं पे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो अहमियत नहीं रखता। इसी तरह का केस कुछ मेरे साथ भी है कि जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी इसके साथ जो है वो मैच नहीं करता। बेसिकली कॉलेज जब हुआ तो मैं कंप्यूटर साइंसेस में थी, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है मैं आगे कंप्यूटर साइंस को परस्यू नहीं कर सकी थी। तो फिर मैंने सोशल साइंसेस में जाने का फ़ैसला किया था और मैंने इस्लामिक एजुकेशन ली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन बीएस इस्लामिक एजुकेशन। और उसके बाद मैंने जो है अभी हम रिसेंटली ही मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और मुझे डिग्री मिली है, तो उसके बाद से ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि आपने कॉलेज के ज़माने से ही आप स्टॉल्स लगा रही हैं, आप इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें आप जो है डिस्प्ले करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो तजर्बा कैसा रहा और कॉलेज के टाइम पे आपकी इस हवाले से क्या सोच थी? अच्छा, मेरे जो फादर हैं वो उनका बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड था। वो बिज़नेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये है कि कॉलेज में जब हमने कुछ स्टार्ट किया था बिज़नेस क्रॉकरी का, तो हमारे पास क्रॉकरी थी और हमारा फ़न फेयर हुआ कॉलेज के ज़माने में। तो मेरे मामा और पापा ने मुझे वो किया, इंकरेज किया कि आप स्टॉल लगाएं और आप सिरेमिक मग्स का स्टॉल लगाएं, क्योंकि हमारी जो उस वक्त स्पेशलिटी थी वो सिरेमिक मग्स में थी। तो हमने वही जो मामा पापा का मेरा बिज़नेस था उसी से हमने जो है वो स्टॉल स्टार्ट किया था। फिर मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर दिस इज़ द मतलब ये फ़र्स्ट ईयर का जो है एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट ईयर में थी जब मैं 11th ग्रेड में। जब मैं 12th ग्रेड में गई दोबारा से जो है वो फ़न फेयर हुआ और फिर उस टाइम तो हमारा जो स्टॉक था सिरेमिक वाला वो काफ़ी कम हो चुका था और उस टाइम तो नहीं था हमारे पास। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब दोबारा से स्टॉल लगाना चाहिए। तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं किस से स्टॉल लगाऊँ फ़िलहाल, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मेरे माँ पापा ने मुझे दोबारा इंकरेज किया कि आप ऐसा करें, आप फ्राइज़ का स्टॉल लगा लें। अच्छा। सो फिर मैंने सेकंड टाइम जो स्टॉल लगाया था वो फ्राइज़ और नगेट्स का लगाया था। और मुझे अभी भी याद है कि हम बहुत रात गए तक, पहले हम ये डिसाइड करते रहे कि मैं स्टॉल लगाऊं या ना लगाऊं। पहले तो मैं सोचती थी कि मैं लगाऊंगी तो वो कैसा लगेगा कि मैं फ्राइज़ का स्टॉल लगा रही हूँ, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत इंकरेज किया इस चीज़ के ऊपर। हम गए शॉपिंग, हमने हर चीज़ जो है वो ख़रीदी, पेपर प्लेट्स, जो भी हमारे चीज़ें चाहिए थी हमें। फिर मेरे बाबा ने और मामा ने, हम सब ने मिलके प्रिपरेशन की, फ्राइज़ की, नगेट्स की। फिर हमने नेक्स्ट डे स्टॉल लगाया, काफ़ी अच्छा गया स्टॉल।
और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मेरे जो फादर हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको कोई स्किन इशू हो गया था। तो उसकी वजह से पहले वो चाइना होते थे पर वो पाकिस्तान आ गए, तो उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा हमें। तो उस टाइम पे मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ ऐसा वैसा काम करूं जिससे मैं एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकूं और मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना कर सकूं। मतलब मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं था, मुझे कुछ करना था, इवन दो कि मुझे किसी ने आज तक कहा नहीं कि आप कुछ करो, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना था। तो फिर मैं आगे पीछे देखती थी मैं कौन सा काम करूँ। मैंने ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया कि मैं किस तरह से कौन सा काम करूँ। और मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करती हूँ कि लाइक जो ऑनलाइन जहाँ पे भी मैंने सर्च किया, आप हमें इतने पैसे दे दें, आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मेरे लिए ये बात क्लियर थी कि कहीं पे मैंने पैसे देने ही नहीं है। और इससे भी क्लियर बात ये थी कि मेरे पास पैसे थे ही नहीं देने के लिए कि मैं इस तरह से किसी जगह पे गलत पैसे, किसी भी गलत जगह पे पैसे देती। तो मेरे पास तो ये चीज़ क्लियर थी कि मैंने इस कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करना है जो मैं बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट कर सकूं और कोई ऐसा हो जो जिस पे मैं ट्रस्ट करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स ही हैं, उनके थ्रू मैंने एक्सप्लोर किया कुछ कॉस्मेटिक्स का के बारे में, और फिर मैंने कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, आप जैसे कि आपने बताया भी है कि आपने काफ़ी बिजनेसेस किए, अपने तजर्बात किए, तो आपको इन तजर्बात ने आपकी खुद एतमादी में किस तरह से इजाफा किया और आपने इस चीज़ को जारी रखा? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक बिज़नेस अगर आपका अच्छा नहीं जाता तो आप वहीं पे रुक जाते हैं और आप कहते हैं कि बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। तो इन मुख्तलिफ तजर्बात से आपको किस तरह से मोटिवेट रखा और आप जो है आपने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा, ये आपने कैसे किया? अच्छा, ये बहुत मज़े की स्टोरी है। सबसे पहली बात ये कि मैंने आपको बताया मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी कोई भी बिज़नेस करने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म है ऑरिफ्लेम के नाम से, उसमें आपकी वो अपने कॉस्मेटिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं और आप उनको सेल करते हैं एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, कि आप पहले से ही ऑर्डर ले लेते हैं और फिर आप उनको मंगवा के अपने पास और फिर आगे शिप करते हैं और उसका आपको कुछ जो है वो परसेंटेज मिलता है। तो उस पे भी जब मैंने काम किया तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इस तरह से आ रहे थे कि एक तो जो चीज़ मैंने ख़ुद यूज़ नहीं की, मैं कैसे आगे किसी को प्रमोट करूँ। तो वो मेरा बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेज पे ही मैंने ख़त्म कर दिया था वो काम कुछ ऑर्डर्स के बाद। क्योंकि फिर एक ये बात भी थी कि जो है जब हम आप अपने पास मंगवाते हैं फिर हम अगले बंदे को देते हैं तो वो डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी का स्टार्ट किया, उन्हीं फ्रेंड के थ्रू मैंने ज्वेलरी का भी स्टार्ट किया था। वो ज्वेलरी का काम करती थी, मैं उनसे ज्वेलरी लेती थी और आगे सेल करती थी और फिर मैं उनको पेमेंट करती थी। तो अब मेरा जो बिज़नेस स्विच करने का जो था रीज़न था, मेन रीज़न वो ये था कि मेरे जो कस्टमर्स थे वो बहुत लिमिटेड थे। तो अब मेरे कस्टमर्स जो थे वो ये थे कि यूनिवर्सिटी में जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, डिपार्टमेंट फेलोज़ थे या मेरे टीचर्स थे, वही मेरे कस्टमर्स थे। तो उसमें ये था कि अब एक ही चीज़ वो बार बार तो नहीं ख़रीदेंगे, तो मैंने कुछ अर्सा ज्वेलरी इस तरह से लेके बेचना शुरू की अपने फ्रेंड के थ्रू। फिर मैंने जो पैसे मेरे पास आए फिर मैंने उनसे ख़ुद ख़रीदी ज्वेलरी, ख़ुद ख़रीदी और फिर मैंने आगे सेल करना शुरू की। तो कुछ कभी तो सेल हो जाती, कभी नहीं सेल होती थी, तो उसमें कॉन्फिडेंस शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी मैं सोचती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं कैसी थी, अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैं कैसी थी और मैं कैसी बन गई हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं आपको। किसी ने कभी क्या बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, कभी नहीं लेना, कभी चीज़ ख़राब है। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक सिंगल डॉटर हूँ, मतलब मेरे भाई हैं लेकिन मैं सिंगल डॉटर। जब आप होते हैं ना तब आप वैसे ही लाडले होते हैं बहुत, तब आप वैसे ही किसी की बात नहीं सुन सकते हो, आप में वो स्टेमिना ही नहीं होता। तो अच्छा, ये बताएं आपका ये क्रोशे की तरफ किस तरह से रुझान बढ़ा? क्या आप बचपन में ये चीज़ आपने प्रैक्टिस की थी या आपको शौक़ था या आप एज अ हॉबीज़ को लेकर चल रही थी? अच्छा, मेरी दादी बनाया करती थी, क्रोशे से चीज़ें बनाती थी, मेरी फूफो बनाती थी, तो उनको देख के तो मैं हुई थी इंस्पायर क्रोशे से। मैंने देखा कि कैसे वो करती हैं और उन्होंने कुछ स्वेटर्स वगैरह बनाए, बैग बनाए, और वो मेरा ही बैग बना रही थी, मेरे लिए ही बैग बना रही थी मेरी दादी एक दफ़ा। तो वो कहती है कि मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ बाहर, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये ना वो ख़राब हो जाए, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आप उसको छेड़ते हो तो वो सारा अंडू हो जाता है, मतलब दोबारा से आपको करना पड़ता है।
मेरी दादी कमरे से बाहर गई और वो फिर मैंने क्रोशिया उठाया, क्योंकि मैं उनको देखती रहती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी ये कैसे कर रही हैं। तो आई वापस, तो मैं काफ़ी कर चुकी थी। तो मैंने कहा ये देखें दादू, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है। तो दादू कहती है ये आपने किया है? मैंने कहा हाँ मैंने किया है। तो कहती है ये तो सही है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया कि ये ऐसे करते हैं। फिर उसमें भी शुरू में जो है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना क्रोशे कोई भी आइटम बनाना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मिडिल में जाके वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो स्टार्ट में दादू से करवाती थी सारी चीज़ें और फिर मैं आगे बनाती थी। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बनाए। और फिर मुझे डांट भी पड़ती थी बहुत, क्योंकि मैं 8th 9th ग्रेड में थी उस टाइम, और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो मुझे तो आप ये बहुत बना रही होती थी। बहुत डांट पड़ती थी बाबा से कि नहीं सही। ये इसको छोड़ दो, तो फिर जो है अभी पेपर हो जाएंगे ना फिर कर लेना। तो फिर 10th तक तो मैंने उसको छोड़ दिया था बिल्कुल। अच्छा। 9 10 में मैंने नहीं किया। सही। और 10th के बाद मैंने कुछ स्टार्ट किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर उतना। लेकिन जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया, जिस दिन मेरी 10th का रिज़ल्ट आया था उस दिन मेरी दादू की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद मैंने क्रोशे को कभी हाथ नहीं लगाया था। लाइक 5 ईयर्स तक मैंने क्रोशे को हाथ नहीं लगाया। जो मेरे प्रोजेक्ट्स में कर रही थी, मेरे वो वाले प्रोजेक्ट्स भी उसी तरह पड़े रहे। अच्छा। मतलब मैंने उनको भी कंप्लीट नहीं किया था। फिर जब मैं ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट, उसके बाद जो है मैं क्रोशे का, मैं कोई भी काम नहीं था मेरे पास करने के लिए, और मेरे पास वूल वगैरह रखी हुई थी जो मेरे प्रोजेक्ट्स में कर रही थी दादू के साथ। तो फिर मैंने उनको दोबारा से स्टार्ट किया और मैंने एक भालू बनाया, मुझे अभी भी याद है। वो आई गेस रात के 2 ढाई का टाइम था, और मैंने यूट्यूब पे देख के मैं ये बना रही थी। और ये बहुत नई चीज़ थी, हमारी फैमिली में कभी किसी ने नहीं देखी थी। और मेरे 8th ग्रेड भी, मैं फ्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो उन्होंने भी कभी ये चीज़ें नहीं देखी थी। तो मैंने एक टेडी बेयर का हेड बनाया, और मुझे अभी भी याद है 2 ढाई का टाइम था, और मैं अपने माँ पापा के कमरे में जाके दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, ये देखे मैंने बनाया क्या, उठ जाओ पहले देख लो ये मैंने क्या बनाया। तो वो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने कोई चीज़ बनाई है। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का तो मुझे शुरू से शौक़ था। तो वो फिर उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, आगे पीछे फैमिली ने भी, कि बहुत अच्छी चीज़ बनी है। फिर उसके बाद मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इंग्लैंड होते हैं, बाहर होते हैं अब्रॉड। तो उन्होंने जो है मेरे से बाय की चीज़ें, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। और फिर जब उन्होंने बाय की तो मुझे बस इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो फिर उससे मेरा जो है वो क्रोशे का जो है जर्नी स्टार्ट हुआ था प्रॉपर, जो सही। टॉयज़ वाली साइड है। सही। सामीना कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको उन बासलाहियत नौजवानों से मिलवाएं जिन्होंने कामयाबी से अपना कारोबार किया। आज हमारे साथ बहुत बासलाहियत खातून मौजूद हैं, एमन मंसूर साहिबा, उनसे गुफ्तगू जारी है। और अभी वो यही बता रही थी कि किस तरह से उन्होंने ये जो क्रोशे का जो उनके अंदर एक टैलेंट था, एक फ़न मौजूद था, उसको मज़ीद उन्होंने कैसे निखारा और इसका आगाज़ कैसे हुआ। और मज़ीद इस हवाले से उनसे गुफ्तगू जारी है, मज़ीद गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जिस तरह से एमन आप बता रही हैं कि आपने ये स्टार्ट किया और आपकी जो दादी थी वो करती थी और उनसे आपने सीखा, तो फिर आपने कब, ऐसा वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि मुझे अब इसको बिज़नेस बनाना चाहिए? आपकी कब स्किल्स इस काबिल हो गई कि आप इसको कमर्शियली भी इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकती थी? अच्छा, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ करना था, क्योंकि जो है उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की, लेकिन 2 दिन में गई और मैंने कहा नहीं मेरे से जॉब तो नहीं हो रही, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा मेरे से जॉब तो नहीं हो रही, और ऊपर से आप जब एक फ़ीमेल हो तो आपके फिर बहन भाइयों पे, आपके फादर के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आपको ड्रॉप करना है, आपको पिक करना है। तो फिर मेरे फादर की भी तबीयत ख़राब थी एज़ आई मेंशन्ड, तो वो भी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते थे। फिर मेरे भाई की यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं, वो यूनिवर्सिटी जाते थे, वो भी नहीं ले सकते थे। तो मुझे जॉब क्विट करनी ही थी। तो फिर उसके बाद जो है जब मैंने ये टॉयज़ वगैरह स्टार्ट किए, और मेरा जब फर्स्ट अर्निंग हुई, फर्स्ट 2-3 जब मुझे ऑर्डर्स आए, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं इसको हम बिज़नेस बना सकते हैं। और जैसे मेरे पास 5-6 बिज़नेसेस का पीछे एक्सपीरियंस था। मैंने ज्वेलरी का बिज़नेस किया, हिजाब्स का किया, इसके अलावा मैंने कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस किया। तो तो उन उसमें तमाम तजर्बात ने आपकी मदद की है। जी, जी, बिल्कुल मदद की। उसमें ये है कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि आपने, अगर आप किसी को कोई चीज़ मतलब आप कन्विंस कर सकते हो, आप किसी को कोई चीज़ दिखाओगे तो उसको पसंद आएगी, या आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो पसंद करे उस चीज़ को, या उसको समझे, आपकी बात को समझे। तो वो वाला जो है एक्सपीरियंस था मेरे पास।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टार्ट हुआ और फिर हमने जो है एक पूरी नई, मेरे अपने लिए पूरा एक नया जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया, एक पूरी फील्ड नई, इंडस्ट्री नई स्टार्ट की। क्योंकि जो क्रोशे है वो पाकिस्तान में मोस्टली तब इस तरह से हो रहा था कि आपकी स्वेटर्स बन रही हैं, आपके बिल्कुल वेयरेबल्स बिल्कुल। बन रहे हैं, तो आपके टॉयज़ जो हैं वो बहुत कम थे। फ्लावर्स में जब मैंने स्टार्ट किया था, फ्लावर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल थे, बट टॉयज़ बहुत कम थे, बहुत कम, रेयरली, मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। फिर उसमें भी मैंने अपनी नीश ढूंढी कि मैं कहाँ पे जो है वो अपनी नीश में जाऊँ, क्योंकि टॉयज़ के ऊपर मैं अपना लेबल नहीं लगा सकती थी। मैं इसके ऊपर भी अपना लेबल कहाँ तक लगा सकती हूँ कि एक टैग लगा सकती हूँ जो कि इजीली रिमूव हो जाएगा। कल को किसी को क्या पता कि ये मेरे ब्रांड का है, या मैंने अपने ब्रांड का नाम कहाँ से जो है वो आइडेंटिफाई करवाना था लोगों को। तो फिर मैंने DIY किट्स लॉन्च की। ये क्रोशे किट्स हैं, ये इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, और एक्सेसिबल है, कम प्राइस में है। इसमें बच्चे एक दफ़ा लें, आप देख सकते हैं कि आपने मतलब आप सीख सकते हैं इसको, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप क्रोशे का जो है वो इसके मतलब क्रोशे आपके लिए सूट करता है, आप इसको सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह किट है, इसके अंदर हम सारे टूल्स भी देते हैं, हम इसके अंदर वूल भी देते हैं, पैटर्न बुक भी देते हैं, आइज़ वगैरह भी देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ पाकिस्तान में मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, जो कि क्रोशे टॉयज़ के लिए होती हैं स्पेसिफिकली। जिस तरह से ये बी बनी हुई है, ये इसी किट से बी बनी हुई है, ठीक है। सही तो सही। इसकी जो आइज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती थी पाकिस्तान में उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने वो बाहर से मंगवाई थी, और फिर मैंने वो भी इस किट के अंदर डाली। तो ये एक पूरा पैकेज है जो कि आपको लाइक अंडर 1500, अंडर 1000 रुपीज़ भी हमारे पास किट्स अवेलेबल है, और आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपको टूल्स जो हैं वो आपके लाइफ टाइम के लिए हैं, पैटर्न बुक्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए आ जाती हैं, आपने सिर्फ यार्न परचेज़ करनी होती है और दोबारा आप टॉय बना सकते हैं। सो इट्स अ स्टार्टिंग किट फॉर बिगनर्स, और ये इसके साथ हम वीडियो ट्यूटोरियल भी देते हैं, तो अच्छा। बच्चे इजीली जो है सही 8 सही। इयर्स एंड अबव बच्चे जो है वो इजीली ये कर सकते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत क्रिएटिव एक्टिविटी है। बस इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपका जो है इस हवाले से इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ये बताएगा कि जो आप टॉयज़ बनाती हैं, वो किस किस तरह के टॉयज़ बना रही हैं, उसमें आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही हैं, कौन सी वूल यूज़ कर रही हैं? जी अच्छा, हम ना अभी फ़िलहाल 2 से 3 तरीके की वूल यूज़ करते हैं, तरह की वूल यूज़ करते हैं टॉयज़ के अंदर। एक तो हमारी सिंपल एक्रेलिक वूल होती है, जिस तरह से ये बी बनी हुई है, ठीक है। सही। तो ये एक वूल होती है। इसके अलावा हमारे पास प्लश यार्न होती है, जिसको हम वेलवेट यार्न भी बोलते हैं, और उससे आप कुछ इस तरह के टॉयज़ बना सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आप उसके टॉयज़ बना सकते हैं, ठीक है। सही। ये एक चिकन सेट है हमारा, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इसकी हमारी सेल होती है, और इसमें हम 5 कलर्स ऑफ़र करते हैं। अच्छा। जी, इसके अंदर ब्राउन सही। की 3-4 शेड्स हैं, रस्ट है और वाइट है, और इसमें एग्स और बास्केट होती है। ये प्लश यार्न होती है, ये बहुत सॉफ्ट यार्न होती है, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये उतनी बिगनर फ्रेंडली यार्न नहीं है, तो हमने इसकी अभी किट्स लॉन्च नहीं की। हमने अभी जो किट्स लॉन्च की हैं वो एक्रेलिक यार्न में ही की हैं। इसके अलावा हम बैग मेकिंग करते हैं, तो उसमें हम ब्लैंकेट यार्न यूज़ करते हैं और फर यार्न यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की वूल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इस वजह से जो है हम बहुत सारे टाइप की वूल यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आई थिंक 7-8 टाइप्स की वूल हम यूज़ कर रहे हैं टॉयज़ के लिए, और ये सारी जो है वो हर एज के बच्चों के लिए सेफ़ है सारी चीज़ें। सही। अच्छा, जैसे कि आपने एमन बताया भी कि आप वर्कशॉप्स करवाती हैं, जी जी। और इसके अलावा आपका पेज एक मौजूद है जी इंस्टाग्राम जी। पे, तो सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल कैसे किया, उसका आगाज़ आपने कैसे किया, और अभी सोशल मीडिया आपको कैसे हेल्प कर रहा है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, उसको प्रमोट करने में? अच्छा, फ़र्स्ट मैं बात करूँगी कि जब भी मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो उसका मैंने सोशल मीडिया का पेज बनाया था, स्पेशली इंस्टाग्राम का पेज बनाया था। मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया था कभी, अच्छा। कभी भी एक भी ऑर्डर नहीं आया था। तो
जो है जब मैंने क्रोशे का स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई वो नहीं थी मोटिवेशन कि मुझे कोई ऑर्डर आएगा सोशल मीडिया से, या जब भी मैं सुनती थी ना या वीडियोस देखती थी जिनको ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती थी ये किस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग की, थोड़ी सी रिसर्च की कि क्या सोशल मीडिया को हैंडल करते कैसे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था इस चीज़ का। फिर थोड़ा सा कंटेंट पोस्टिंग पे भी ध्यान दिया, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट्स ही ऐसे थे जो यूनिक थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो फेमस हो गया है ऑलरेडी, लेकिन मतलब रिपीट ऑर्डर्स हैं। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा पेज फॉलो करें, अच्छा, लेकिन फिर भी जो सही। जितने भी तो आपके फॉलोअर्स हैं, कस्टमर यानी कि सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा जी है जी, कि वो दोबारा जितने भी बार-बार मेरे खुद आते फॉलोअर्स हैं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर जो है वो कस्टमर है मेरे, ऑल ऑफ देम। और अगर उन्होंने अभी मेरे से कुछ ऑर्डर नहीं किया तो एटलीस्ट उन्होंने कई वर्कशॉप ज्वाइन की है, क्योंकि हम 5-6 वर्कशॉप्स भी कर चुके हैं। हमारी अपकमिंग भी 2 वर्कशॉप्स है इसी मंथ में, बैग मेकिंग की भी और क्रोशे की भी वर्कशॉप है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है फ़िलहाल अभी तक सफ़र। और सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है अभी तक, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि मेरा बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे लगता था कि बस ऑफ़लाइन ही होगा सब कुछ जो भी होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्डर्स आए, 200 प्लस ऑर्डर्स थे लास्ट मंथ जब हमने देखा था फ्रॉम इंस्टाग्राम ओनली। अच्छा, तो सही। जो है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास ऑर्डर आते हैं। फ़िलहाल हमने फेसबुक पे स्टार्ट नहीं किया उस तरह एक्सप्लोर करना, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है, हमने अभी सोशल मीडिया का कोई मैनेजर वगैरह हायर नहीं किया, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस लेवल पे आ गए कि हम हायर करना शुरू हो गए लोगों को। हमने क्रोशे के लिए गर्ल्स को मैंने हायर किया, और मैं एम कर रही हूँ, और मेरा भी यही मकसद है अभी फ़िलहाल आगे इस ब्रांड को लेके चलने का, कि ये सारा वुमेन ओन्ड ब्रांड होगा, इसमें सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो वुमेन होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहाँ पे भी जिसको घर से बैठ के सारा रिमोट काम करवा रहे हैं अभी हम, जिसने भी रिमोट काम करना है, जिसको स्किल्स आती हैं, वो हमें अपनी सीवी भेज सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर में आप उसकी कैटेगरी में अगर आप काम करना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। अगर किसी को क्रोशे आता है तो आई वुड लव कि वो हमें ज्वाइन करें और वो हमारे साथ काम करें, तो वो भी हमें अपनी जो है वो सीरीज़ वगैरह और वो अपना काम भेज सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं, तो हम देख लेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड जो भी हैं तो वो हमें भेज सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अमन, और ख़वातीन के लिए मुआशी खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपका ये विज़न भी है, आपका ये ख्वाब भी है कि आप ख़वातीन को ही एम्पावर करें, उस लिहाज से आप काम भी कर रही हैं। तो ये बताइएगा एमन कि जिस तरह से आपका, क्योंकि आप ख़ुद भी एक महारत रखती हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ सिखा रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप वर्कशॉप्स करवा रही हैं, तो वर्कशॉप्स आप अब तक कितनी करवा चुकी हैं, उसका कैसा आपको फ़ीडबैक मिला? अच्छा, वर्कशॉप्स अराउंड हम 6 करवा चुके हैं। उसके अलावा हम होम बेस्ड ट्यूशन्स भी ऑफ़र करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए आपको हर काम करना होता है। फिर आप जब आपके लेवल इतना हो जाता है कि आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो फिर आप एक फील्ड जो है एक साइड उसको रेवेन्यू मॉडल को उसके ऊपर स्टिक होके आगे काम करता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था अल्हम्दुलिल्लाह। लिटरली आई गेस थर्ड हमारी वर्कशॉप थी, क्योंकि फ़र्स्ट 2 वर्कशॉप्स जो थी उसमें हमारे 3-4 स्टूडेंट्स आए थे, और फर्स्ट में 3 स्टूडेंट्स आए थे, सेकंड में 6-7 स्टूडेंट्स थे, और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारी थी उसमें हम 5 या 6 स्लॉट्स करते हैं, ओपन करते हैं, क्योंकि अच्छा, क्रोशे सिखाना इतना इजी काम नहीं है। अच्छा, जब हम सही, वर्कशॉप सही, करवाते हैं हम 5 या 6 बच्चों को लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। सही। तो मैंने 6 स्लॉट्स ओपन की थी, और विद इन 24 आवर्स 9 स्लॉट्स जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी थी। अच्छा, फिर हमने सही। उनको शिफ्ट किया, उसी वर्कशॉप को हमने डबल शिफ्ट में किया, लाइक हमने 5 बच्चों को पहले पढ़ाया, फिर 4 बच्चों को इस तरह पढ़ाया। तो हमने उनको शिफ्ट किया था 2 स्लॉट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी भी जैसे ही हम अनाउंस करते हैं कि हमारी वर्कशॉप है, फुली हो जाती है, बुक हो जाती है। हमने अभी तक ऐड भी नहीं रन किया अपनी वर्कशॉप्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर बच्चे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं कि जो वर्कशॉप में आए उन्होंने बोला नहीं हमने आगे भी सीखना है। तो मैंने कहा चलें अभी मैं भी फ्री हूँ, उस तरह से काम नहीं है, मुझे
रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो हमने फिर होम ट्यूशन वाला ऑफ़र किया उनको कोर्स। वो 1 मंथ का कोर्स होता है, उसमें बच्चे 8 क्लासेस लेते हैं, 8 to 10 क्लासेस। और उसमें बच्चे 6-7 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और सारे 6-7 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट वूल्स के साथ बनते हैं। जैसे इसमें वेलवेट वूल होगी, ब्लैंकेट वूल होगी, एक्रेलिक होगी, ग्लिटर वूल होगी, मिल्क कॉटन वूल हो गई। सब चीज़ें हम एक एक प्रोडक्ट अलग अलग वूल से बनवाते हैं बच्चे से, ताकि सब चीज़ों को वो है एक्सप्लोर करे, सब वूल्स को एक्सप्लोर करे। और इसमें फिर हम फ्लावर मेकिंग भी ऐड करते हैं, बैग मेकिंग भी ऐड करते हैं, टॉय मेकिंग भी ऐड करते हैं। तो वो एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें बच्चे टॉयज़, फ्लावर्स, बैग्स, मैट्स वगैरह बनाना सीख जाते हैं, और डिफरेंट वूल्स के साथ। तो वो एक ही कोर्स आपके लिए इनफ़ है, उसके साथ उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 5वां अभी मेरे साथ ऑन बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि आपके स्टूडेंट्स में सिर्फ लड़कियां ही आती हैं या जी, लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं? फ़िलहाल हमारे पास जो है वो लड़कियां ही आई हैं, लेकिन जो DIY किट्स सेल हो रही हैं वो उसमें काफ़ी सारे जो हैं बॉयज़ लेके जा रहे हैं। मेरी अच्छा, फ़र्स्ट 3 किट्स जो सही। सेल हुई थी वो भी बॉयज़ ही लेके गए थे। एक अच्छा, बच्चे थे जो आए थे कि सही। हमने भी बनाना है। तो तब तो हम वर्कशॉप्स वगैरह ऑफ़र नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने उनको भी DIY किट्स शो की थी, तो वो लेके गए थे। काफ़ी बॉयज़ भी ने भी इंटरेस्ट शो किया है, और गर्ल्स ज़्यादा जो है वो इस साइड पे हैं, गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं, और काफ़ी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, बहुत ही मेरे ख़्याल से अगर आप ये चीज़ सीखते भी हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मेरे ख़्याल से हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग है, जी बहुत बिल्कुल, सूदिंग एक्टिविटी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो मेरे ख़्याल से एक अलग सैटिस्फैक्शन, जो चीज़ जी, आप जी। मुतमईन ख़ुद को जी, फ़ील जी। करते हैं उसके बाद, तो ये आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और ज़ाहिर है आप इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और हमारे साथ एमन जो मंसूर जो मौजूद भी हैं, हमारी गेस्ट, वो इस चीज़ की मिसाल भी हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी हॉबी को एक बिज़नेस में जो है वो कन्वर्ट किया। पहले वो ख़ुद बनाती थी इन चीज़ों को, पहले उनका एक ख़ुद रुझान इस चीज़ में मौजूद था, और फिर अब इस फ़न को वो दूसरों को भी सिखा रही हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है। अच्छा एमन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त मुख्तसर है, आपसे जी, बहुत जी। ही जो है अच्छी बातें हमने आज सीखी भी, आपकी जो है आपके सफ़र के बारे ज़ाती में हमने जाना। मैं चाहूँगी कि आप देखने और सुनने वाली ख़वातीन को जो घर पर बैठकर आपको देख रही हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रही हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको भी फ़िलहाल सबसे पहले तो ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को, किसी काम को छोटा नहीं समझना आपने, किसी भी चीज़ को। बेशक जो है आपको कुछ भी सेल करना पड़े, कुछ भी काम करना पड़े, आपने सबसे पहले उस चीज़ को छोटा नहीं समझना। आप जब तक अपने ऊपर एतमाद नहीं करेंगी, लोग कभी भी आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। कभी किसी के सामने ये ना बोलें कि मैं ये नहीं कर सकती, या हमसे नहीं होगा। आपसे होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप बहुत मिसालें देख सकते हैं, इंटरनेट खोल के देख लें। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर सही। बंदा काम कर सकता है, और इतनी ज़्यादा फ़ील्ड्स आ गई हैं, इतनी ज़्यादा फ़ील्ड्स आ गई हैं कि अब उसकी कोई मतलब गिनती नहीं है कि आप कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं। पहले तो बहुत लिमिटेड फ़ील्ड होती थी, आप ऑफ़िस जाते थे, काम करते थे। अब तो घर बैठ के सब काम किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप बहुत काम कर सकती हैं। बस एक जो है मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपने जो है वो होशियार रहना है, आपने जो है वो चीज़ों को उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि जो आप काम करने लगी हैं, या आप जिस काम के बारे में सोच रही हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं इस दुनिया में। इंटरनेट तो भरा हुआ है स्कैम्स से। तो आपने सोच समझ के, रिसर्च करके, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से जो है इस चीज़ को डिस्कस करके कोई काम करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे बैठ के बोल सकती हूँ आज लड़कियों को कि जो है आप काम करें, आप मोटिवेट हो जाएं, आप काम करें, मोटिवेट हो भी जाएंगी। वो इंटरनेट पे जाएंगी, मोबाइल पे जाएंगी, भरे हुए हैं इंटरनेट काम से, लेकिन उसमें से 99% जो काम ऑफ़र कर रहे हैं लोग, स्पेशली लड़कियों को, उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है काम। तो ये उसमें 99% स्कैम है। तो आपने कभी भी किसी से छुपाना नहीं है कि आप ये काम शुरू करने लगे, स्पेशली अपने घर वालों से। छुपा के बिल्कुल नहीं करना, खोल के, समझ के, लो दूसरों से मशवरा करके। क्योंकि
आपके घर वालों से ज़्यादा आपका कोई भी जो है वो सगा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप हस्बैंड से बात नहीं करें, आप पेरेंट्स से बात करके फिर भी शुरू करें, तो आपको शुरू करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। सामीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम स्टार्टअप सितारे, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ख़वातीन एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं जिन्होंने कामयाबी से अपना बिज़नेस किया। आज हमारे साथ मौजूद है ऐमन मंसूर साहिबा, उनसे गुफ्तगू जारी है। अच्छा ऐमन, जिस तरह से आप वर्कशॉप्स करवाती हैं, आप स्टूडेंट्स को सिखाती भी हैं ये चीज़, तो ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या जो आप अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड शेयर करना चाहें सामीन के साथ? अच्छा, वाक़यात तो बहुत सारे हैं, हर बच्चे की अपनी स्टोरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेट भी किया जिस चीज़ ने, और बहुत ज़्यादा जो मेरे लिए आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं इस चीज़ को लेके, कि जब मैंने वर्कशॉप करवाई तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया कि आप नेक्स्ट वर्कशॉप कब करवा रही हैं। मैंने कहा अभी तो नेक्स्ट वर्कशॉप जब होगी तो मैं आपको बताऊंगी। कहती है हमें आपको वर्कशॉप बहुत पसंद है, मेरी बेटी को बहुत शौक़ है और वो क्रोशे करती भी है, लेकिन हमने वर्कशॉप लेनी ही है आपकी, और हम लाहौर में रहते हैं तो हम कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद बेस्ड हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपकी वर्कशॉप होगी तो हमें लाजमी बताइएगा। तो जब नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी अनाउंस हुई, जिस दिन अनाउंस हुई उसी वक्त उनका मैसेज आ गया कि आप वर्कशॉप कह रही हैं। मैंने कहा जी वर्कशॉप कह रही हैं। कहती है हम बानी रजिस्ट्रेशन कर लें, और उन्होंने उसी वक्त मुझे पेमेंट की, और वो फिर ऑल द वे लाहौर से आई अपनी बच्ची को लेके, क्योंकि 2 दिन की वर्कशॉप थी, वो होटल में रही। फिर उन्होंने मेरे से ही पूछा कि कहाँ पे होटल हम कर सकते हैं, कहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद आई थी, उनको इतना पता नहीं था इस्लामाबाद का। फिर वो इस्लामाबाद आई, उन्होंने 1 दिन क्लास ली, फिर वो होटल में रहीं, दूसरे दिन क्लास ली और फिर वो लेके गई। वो माशाल्लाह बच्ची इतनी ज़्यादा ज़हीन थी, टैलेंटेड थी, और वो इतना अच्छा उन्होंने बनाया। उसके अलावा वो फिर हमारी किट्स भी जो है वो बाय करके लेके गई थी, और वो दोबारा उन्होंने बना के मुझे कॉल भी की। और सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है मेरा जो है वो 24/7 रब्ता रहता है। जब भी उनको कोई ज़रूरत है किसी पैटर्न की, कहीं पे वो स्टक हो जाते हैं, तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं ईज़िली, और फिर मैं उनको बता देती हूँ। इसके अलावा जितने भी वर्कशॉप में स्टूडेंट्स आए जिनको मैंने आगे कंटिन्यू करवाया 1 मंथ का कोर्स, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडेंट थे, और चारों स्टूडेंट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह भी अपने बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है अर्न कर रहे हैं। हम अपना कोर्स कर रहे थे, कोर्स के दरमियान में ही उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग। और वो अभी जो है वो 9 इयर्स और 10 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 इयर्स से अबव स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो माशाल्लाह जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर स्टूडेंट्स जो है वो मतलब बच्चे भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आगे वो उसको बिज़नेस भी बना सकते हैं, और अगर बड़े तो बिज़नेस के लिए ही, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से ही सीख सकते हैं इस चीज़ को। तो स्किल्स डेवलप करें, और इंशाल्लाह आपका भी बिज़नेस जो है वो ज़रूर आगे फ्लरिश करेगा। थैंक यू सो मच ऐमन। और जैसे कि ऐमन ने कहा भी कि आप इनिशिएटिव जो है ज़रूर लें। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आपके दिल में ख्वाहिश है, या आप कोई भी टैलेंट रखते हैं, तो आपको यकीनन उस बारे में सोचना चाहिए, अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। कोई भी हुनर जो आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख कर भी कारोबार कर सकते हैं, जिस तरह ऐमन भी जो है अपना जो फ़न है वो दूसरों को भी सिखा रही हैं। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनकी कहानी आपके सामने लेकर आएँ जिन्होंने कामयाबी से जो है वो बिज़नेस किया। आज हमारे साथ मौजूद रही ऐमन मंसूर साहिबा, और ये क्रोशिया का जो है एक ब्रांड चलाती भी हैं। इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी मौजूद है, और अपने हाथ से खिलौने भी बनाती हैं। और इस फ़न को ना सिर्फ वो ख़ुद इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हैं, बल्कि दूसरों तक भी इस चीज़ को वो जो है वो पहुंचा भी रही हैं, दूसरों को भी सिखा भी रही हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया ऐमन, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप सितारे की किसी और एपिसोड में। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।